तो इससे पहले के जो लेक्चर हम लोगों ने देखे हैं उसमें मैंने आपसे बात की थी कि कैसे एंगुलर वेलोसिटी की बात हम कर सकते हैं, कैसे एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर सकते हैं। अब आज के समय में और बार बार तुलना कर रहे थे लीनियर वेलोसिटी के हिसाब के साथ। तो जैसे हमने कहा था कि लीनियर मोशन के केस में लीनियर वेलोसिटी होती है, तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी होती है, वहाँ लीनियर एक्सेलरेशन होता है, यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। वहाँ तीन इक्वेशन है जो इनिशियल है, लीनियर वेलोसिटी, फाइनल लीनियर वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में होता है। तो यहाँ पर भी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में रिलेशन होता है। तो ये तो एक तुलना कर रहे थे, लेकिन एक सवाल होता है क्या इनके बीच में कोई सीधा सा रिलेशन भी है? मतलब क्या हम लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में कोई इक्वेशन लिख सकते हैं, या क्या हम लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में किसी तरह का कोई रिलेशन लिख सकते हैं? तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो इसी बात की डिस्कशन को हम लोग करेंगे कि क्या हम इस तरह का रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। देखें जरा इस बात को। अगर आप अपनी किताब को पढ़ रहे हैं, अगेन आप रस्तिका हाल्डे पढ़ रहे हैं, या आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, या फिर जो भी आप किताब को यूज कर रहे हैं आप उसको पढ़ रहे हैं, तो आप उसमें एक चीज़ देखते हैं। सर्कुलर मोशन केस में भी ये हमने देखा है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को इस तरह से कहें कि एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, जैसे ये हमारा रेडियस है, ये हमारा रेडियस है, ये हमारा सेंटर है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, और ये ऑब्जेक्ट लगातार इस तरह से एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन हो रहा है तो कभी इसका वैल्यू इस फिक्स लाइन के साथ, इस फिक्स लाइन के साथ इसका कभी डिस्प्लेसमेंट थीटा होगा, थीटा 1 होगा, थीटा 2 होगा। तो थीटा जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा। इसका मतलब है यहाँ पर एक एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी होगी। लेकिन साथ ही साथ हम यहाँ पर हमेशा एक टेंजेंट के डायरेक्शन में, एक टेंजेंट जो जैसे जिस पॉइंट पर है उस पॉइंट से अगर हम एक सीधी लाइन खींचते, मान लो पॉइंट लो, स्केल रखो, स्केल से ऐसे लाइन खींच दो और उस लाइन में एक एरो बना दो। ये एरो उस डायरेक्शन को शो कर रहा है जिस डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है। चूंकि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है इसीलिए हमने इसकी डायरेक्शन को ऐसे बनाया। मान लीजिए आपने एक लाइन ड्रॉ की, ऐसे लाइन ड्रॉ किया और हमारा पार्टिकल अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा था तो आप अपना एरो यहाँ बना दोगे, इसको छोटा कर दोगे। तो वो जो एरो बनेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर वेलोसिटी को। लेकिन यहाँ पर हमेशा याद रखना, जब भी हम इस तरह से लीनियर वेलोसिटी या जब भी हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं तो उसका पूरा फॉर्म, पूरा फुल फॉर्म क्या है? इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी, या हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो पूरा नाम इसका, तो लीनियर वेलोसिटी का पूरा नाम है इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी, जिसको आप सिर्फ v से रिप्रेजेंट करते हो, और एंगुलर वेलोसिटी का पूरा नाम है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम ओमेगा कहते हैं। अब जनरली होता क्या है कि ये एक तरह से डेवलपमेंट हम लोगों ने कर लिया है कि हम इंस्टेंटेनियस वर्ड ड्रॉप कर चुके हैं। हम सिर्फ क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। अब चूंकि हमने इंस्टेंटेनियस वर्ड बोलना छोड़ दिया है, इतना लंबा लिखना छोड़ दिया है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे दिमाग से भी उतर जाता है। लेकिन हमको कॉन्शियसली इसको हमेशा ध्यान रखना है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप किसी से मिलते हैं सुबह सुबह, तो आपको बोलना चाहिए सर आई विश यू गुड मॉर्निंग। दिस इज द फुल सेंटेंस, आई विश यू फुल गुड मॉर्निंग। बट आप क्या बोलते हो? सर गुड मॉर्निंग। तो अब ये मालूम हो गया है कि जब कोई हमसे सिर्फ गुड मॉर्निंग कह रहा है तो वो हमें गुड मॉर्निंग विश कर रहा है। वो तो उस भाव से हमको समझ में आ जाता है। लेकिन अगर आपको सोचो किसी को नहीं मालूम है, कोई बोले कि गुड मॉर्निंग, तो आप कहोगे व्हाट डू यू मीन बाय गुड, व्हाट इज गुड अबाउट दिस मॉर्निंग? उसका मतलब है वो ये नहीं कह रहा है, कोई फैक्ट बता रहा है कि सर दिस मॉर्निंग इज लुकिंग वेरी गुड। वो ये कह रहा है कि सर आई विश यू गुड मॉर्निंग, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपकी सुबह अच्छी हो। ये उसका पूरा भाव है। हम शॉर्ट फॉर्म में उसको गुड मॉर्निंग कह देते हैं। ऐसे बहुत सारे फेजेस हैं, हम बहुत सारे ओके बोल देते हैं, डन बोल देते हैं, ऐसे हम लोग बोल चुके हैं। ऐसे ही हमने लीनियर वेलोसिटी बोल दिया, एंगुलर वेलोसिटी बोल दिया, लेकिन इसका एक बहुत शानदार सा मतलब है इंस्टेंटेनियस। क्योंकि अगर आप ये इंस्टेंटेनियस के मीनिंग को नहीं सोचोगे, अगर आप इंस्टेंटेनियस वर्ड की मीनिंग को नहीं सोचोगे तो आप कभी भी ये नहीं कभी भी बता ही नहीं पाओगे कि क्यों लीनियर वेलोसिटी को हमेशा हम टेंजेंशियल डायरेक्शन में लेते हैं। क्यों लीनियर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा पाथ से टेंजेंट होती है। ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट ये मूव कर रहा है इस तरह से, तो क्या हम यहाँ से चलना शुरू किया तो क्या हम इस तरह से
उसकी लीनियर वेलोसिटी को नहीं शो कर सकते, हमको ऐसे भी शो कर देना चाहिए। आप कहोगे नहीं सर, ये डायरेक्शन लीनियर वेलोसिटी की नहीं होती है, ये डायरेक्शन तो एंगुलर वेलोसिटी की होती है। अगर आप में से किसी को इस बात का आभास हो रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरह से इस पाथ के ऊपर एरो बनाने से हो जाएगी, तो आप गलत हो जाओगे। एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, वो राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करती है। तो अगर आपकी उंगलियां उस पाथ की तरफ हैं, उस पाथ को ट्रेस कर रही हैं जिस पाथ पे पार्टिकल चल रहा है, तो जो अंगूठा होगा वो अंगूठा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी किधर है, ये जो एक्सिस यहाँ से बाहर निकलेगी ये एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। जो लेकिन जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका पार्टिकल है उसके टेंजेंट जो है वो लीनियर वेलोसिटी है। तो आप कभी पाथ पर कोई भी एरो नहीं बनाते हो, जो पाथ आप बना रहे हो इस पाथ पे आपको कोई भी एरो नहीं बनाना है, ये दिखाने के लिए कि वेलोसिटी डायरेक्शन है। दीज आर सम वेरी बेसिक मेजर मिसकंसेप्शंस। तो अगर आपने इंस्टेंटेनियस वर्ड को नहीं यूज किया तो आप ये कभी नहीं समझा पाओगे कि वाई द वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ। एक इसको ऐसे समझो, ये जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि उस पर्टिकुलर टाइम पर ये पार्टिकल किस डायरेक्शन में जाने के लिए मोटिवेटेड है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वैल्यू इंस्टेंटेनियस। उस पर्टिकुलर टाइम पर ये पार्टिकल कहाँ जाना चाह रहा है। इट इज़ वेरी मच लाइक, अगर आप कभी कोई डॉक्यूमेंट्री मूवी देखें, ध्यान से देखें, अब तो खैर कई तरह से एरियल सीन होते हैं। सपोज एक इस तरह का रास्ता है, सपोज ये हमारा इस तरह का रास्ता है। इमेजिन करें एक सीन की, एक कार है जो चली जा रही है, कार ऐसे चल रही है, रात का समय है, कार के दोनों हेडलाइट ऑन है। तो हेडलाइट ऑन है तो कार की हेडलाइट ऐसे बिल्कुल सीधे, क्योंकि प्रकाश जो होता है हमेशा सीधी रेखा में चलता है, तो कार ऐसे होगा। तो कार ऐसे मुड़ा, तो जब कार इस मोड़ पे है तो लाइट कैसे जा रही है, लाइट इस तरह से जा रही है, ये लाइट की दिशा है। फिर कार यहाँ पहुँची, जब कार यहाँ पहुँचेगी तो ये होगी लाइट की डायरेक्शन। तो जब कार यहाँ पहुँचेगी तो ये होगी लाइट की डायरेक्शन। आप देख रहे हो ये अगर ये कार के पहिए अगर इस जगह पर इस पर्टिकुलर टाइम पर अगर कार के पहिए ना मुड़ें, जाम हो जाएं, सीधे हो जाएं, ऐसे बेंड ना करें, स्टीयरिंग से बेंड किए जा रहे बेंड ना हो, तो क्या होगा, ये कार इसी दिशा में आगे चली जाएगी। वैसे ही ये कार इसी दिशा में आगे चली जाएगी। तो लेकिन होता क्या है, पहिए मुड़ जाते हैं। अगले क्षण क्या होता है, कार ऐसे मुड़ गई तो प्रकाश ऐसे मुड़ गया, फिर कार ऐसे चली गई तो प्रकाश ऐसे हो गया, लाइट वैसे ही बेंड कर जाती है। लाइट तो सीधे चलती है, वो गाड़ी के साथ उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है प्यारो कि जो ये डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन हम शो करते हैं, ये क्या दिखाता है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वो पार्टिकल किधर जाने के लिए मोटिवेटेड है, लेकिन उधर क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि वो सेंटर से बंधा हुआ है। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, आप लोगों ने देखिएगा कभी हैमर थ्रो का एक प्रतियोगिता होती है, डिस्कस थ्रो की प्रतियोगिता होती है, हैमर थ्रो की प्रतियोगिता होती है। हैमर थ्रो इज़ वेरी वेरी विजिबल काइंड ऑफ थिंग। उसमें क्या होता है, एक खिलाड़ी होता है, उसके पास एक लोहे की चेन होती है, उसके आगे एक हैमर बड़ा सा लोहे का रहता है, वजन गोल। वो आदमी क्या करता है, एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर उसको लेके तेज घूमता है, सर्कुलर मोशन में करता है। तो सर्कुलर मोशन करने से क्या होता है, वो अपनी वर्क कर रहा होता है उस हैमर के ऊपर। तो हैमर उसके हाथ में है और मान लो कि वो जहाँ से घूम रहा है वो उसकी एक्सिस है और वो लगातार हैमर को लेकर घूम रहा है। घूमता घूमता वो एकदम से काइनेटिक एनर्जी गेन करता है और एक छोटा सा एक वहाँ पर चारों तरफ तो जाल लगा होता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हैमर पब्लिक में चला जाए तो लोगों को मार दे। एक छोटे से हिस्से से उसको निकलना होता है हैमर को। तो वो क्या करता है, अपनी वेलोसिटी गेन करता है, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे वो हैमर को छोड़ देता है। तो जो हैमर को छोड़ता है तो घूम तो रहा था गोल गोल, लेकिन वो उसको ऐसा छोड़ना होता है कि वो बिल्कुल उसी पर्टिकुलर वो जो सेक्शन है, जो ओपनिंग है, उसमें से हैमर सीधा जाता है। अब वो हैमर नाचता हुआ नहीं जाएगा, वो बिल्कुल सीधा जाएगा। ये बिल्कुल बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल है इस इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी का, कि क्यों हैमर थ्रो के दौरान ये सारा कोऑर्डिनेशन, कितनी स्पीड, कितने एंगल पर। तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी की बात हो रही है, चेंज होती हुई एक्सिस की बात हो रही है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो रही है। तो हैमर थ्रो का जो गेम है
ये एक ऐसा गेम है जो फिजिक्स के इन सारे नियमों को एक साथ यूज करके आपके सामने रखता है। हम लोग बात करेंगे आगे, हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, कुछ प्रॉब्लम भी हैमर थ्रो के ऊपर करेंगे, और ये प्रॉब्लम बहुत ही फनी प्रॉब्लम होती है, बड़ी इंसाइटफुल प्रॉब्लम होती है, और इनको जब आप करेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ यार फिजिक्स कितना बढ़िया है, हर चीज़ दुनिया की, हम हर चीज़ में हर चीज़ के पीछे कारण को देख सकते हैं, और ना केवल देख सकते हैं बल्कि उसके लिए अपने सुझाव दे सकते हैं, उसके लिए अपने सजेशन दे सकते हैं कि ऐसा किया जाए तो ज़्यादा सही है, अगर इस ऊंचाई का आदमी इस तरफ से छोड़े हैमर को तो दूर जाएगा, तो वो ओलंपिक वगैरह में भी इस तरह के सारे एस्टिमेशंस होते हैं। तो एक चीज़ हम लोगों ने जानी है यहाँ पर कि इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी जो होती है, उस इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी की वजह से आप क्या पाते हो, आप हमेशा देखते हो कि आपका जो प्रोजेक्ट जो आपका लीनियर वेलोसिटी है, इट इज़ ऑलवेज along the tangential direction. It is always along the tangential direction to the circular path. So this is again from this book. I am again following this book, जैसा कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया है. Let me tell you, मैंने कुछ चीज़ों को है जो मुझे आपको बतानी है, आज मैंने प्लान कर रखा था कि इसको हम आज डिस्कस करेंगे. ओके, सो हमें डिस्कस करना था आपके सामने कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, और ऐसे ही लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन है. अब थोड़ी देर के लिए आप सोचो, जस्ट मैं कुछ, अगर चलो इसी को ले लेते हैं हम. मान लीजिए आपके पास ये बुक है और आपने इस बुक में कील लगा दी. अब उस कील के चारों तरफ ये बुक जो है ऐसे रोटेट कर रही है, तो इस बुक को हमें ऐसे रोटेट कराना है, इस कील के अबाउट ऐसे रोटेट कराना है, ठीक है. और हमने यहाँ कोई पॉइंट मान लिया, तो हमें देखना है कि जो पॉइंट है इसका जो पाथ है वो क्या है, इस कील के अबाउट सर्कुलर मोशन है. फॉर एग्जांपल जस्ट लेट मी जस्ट ड्रॉ समथिंग लाइक हमारे पास ये बॉडी है और ये परपेंडिकुलर, मान लो परपेंडिकुलर इस पर कील लगी है. अब उसे 3 डायमेंशन में कैसे दिखाएं, आप सोचें कि एक कील है जो इसके परपेंडिकुलर लगी हुई है. ये लाइन समझ लो इसके ऐसे है. अब इसको ऐसे ऐसे शो करना है तो हमने इसको इस तरह से शो कर दिया है. ओके, अब ये घूम रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कभी ऐसे है, थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है ये इस तरह से हो जाएगा. फिर क्या होगा, घूमेगा, फिर थोड़ी देर बाद ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से हो जाएगा. शेप चेंज नहीं हो रहा, वो घूम रहा है. तो आपका पॉइंट पी यहाँ पे था, फिर पॉइंट पी इस पाथ से यहाँ पहुँच गया, फिर पॉइंट पी इस पाथ से यहाँ पहुँच गया. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि समय के साथ साथ ये जो पॉइंट पी है ये एक सर्कुलर मोशन फॉलो करेगा, और ये एक्सिस से जो दूरी है ये हमारा आर है, एक्सिस से दूरी आर है. अब यहाँ पर इस आर को हम आर परपेंडिकुलर कह सकते हैं. आर परपेंडिकुलर क्यों कह रहे हो, क्योंकि ये जो आर है ये एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे फिर से बताऊं, जैसा सोचो ये आपकी बॉडी थी, ये आपका एक्सिस है, ठीक है, और जस्ट फॉर एग्जांपल ये जो है दिस इज द ऑब्जेक्ट. तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा एक्सिस है हमारा अब हम जो है क्या कर रहे हैं, इसको देखें, हम इसको घुमा रहे हैं. जब घुमा रहे हैं आप, तो आप देख रहे हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कुलर पाथ पे घूमेगा. अगर हम इसको पूरा घुमाएं, मतलब इस तरह से पूरा घुमाएं, तो आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट क्या होगा, इस तरह से सर्कुलर पाथ पे घूमेगा. तो अब जरा देखो इस एक्सिस से इसकी दूरी क्या होगी, तो इसकी दूरी आप ये लाइन लोगे, आप इसकी दूरी के लिए लाइन खींचोगे, तो जो लाइन होगी इसको आप आर कह रहे हो, तो ये लाइन इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है. देख रहे हो ना, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से यहाँ तक की जो लाइन खींची है वो इस एक्सिस के साथ कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है. ये हमने देखा यहाँ पर. तो जब आपका ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो जो पॉइंट है, आप जिस पर सुपरमैन ये स्पाइडर क्या कौन है बैटमैन रखे हो, तो ये बैटमैन जो है वो इसके हिसाब से इस तरह से मूव कर रहा है. तो इस तरह से हम हमेशा क्या कहेंगे, हम हमेशा डिफाइन कर पाएंगे एक परपेंडिकुलर एक्सिस, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस, एक एक्सिस जो कि इस बॉडी से होके जा रही है, और एक पॉइंट पी. इसको सिंप्लीफाई करते हुए अगर हम बनाएं, इस चीज़ को बनाएं, तो आपके लिए कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये एक्सिस है, और इस एक्सिस के साथ जो डिस्टेंस है इसको हम कह दें आर परपेंडिकुलर. ये आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस शो कर रही है कि एक्सिस के परपेंडिकुलर है. हमारी एक्सिस इस तरह से है, इस तरह से पीछे से होकर जा रही है. ये हमारा पॉइंट पी है. किसी पॉइंट पी पर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी है वो आपका v हो जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी v हो जाएगी. अब जब इस तरह का मोशन हो रहा होता है, इस तरह के मोशन में आप क्या कह सकते हो, आप एक रिलेशन इस्टेब्लिश करते हो. एक रिलेशन होता है कि जो आर्क है वो रेडियस और एंगल के प्रोडक्ट के बराबर होता है. ये कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इसको आप हिंदी में कहते हैं
एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस ये है। तो आर्क का डिस्टेंस क्या है, एस है, रेडियस आर है। अब आर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर दिया, आर लिख रहे हैं और थीटा है। अब ये जो आर्क है इसको हम समय के साथ बदलता हुआ देख रहे हैं। तो समय के साथ बदलता हुआ देखने का मतलब है कि आप लिखोगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको टाइम के साथ इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो ये हो जाएगा डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू आर। आर क्या बदलेगा? नहीं, हमने कहा नहीं आर नहीं बदलेगा, क्योंकि ये जो सर्किल है तो सर्किल का रेडियस नहीं चेंज हो रहा है। आर कब बदलता? जब ये मोशन ऐसा होता, ऐसे होता, फिर यहाँ मूव किया, फिर ऐसे चला गया, फिर कुछ हुआ, फिर ऐसे आ गया। इस तरह से मोशन हो रहा है तो अलग अलग पाथ पे चल रहा है, आर चेंज होता है। पर ऐसा नहीं, हम एक बहुत ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ले रहे हैं, तो आर तो फिक्स रहेगा। जो फिक्स होता है उसको हम नहीं लेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी थीटा बाई डी टी को। सिंपली यहाँ थीटा चेंज हो रहा है, जो कि कैसे थीटा चेंज हो रहा है, अभी यहाँ देखो, अभी थीटा मान लो 10 डिग्री था, यहाँ पहुँचा थीटा 30 डिग्री हो गया, यहाँ पहुँचा थीटा 90 डिग्री हो गया। तो थीटा जो है वो समय के साथ साथ चेंज हो रहा है। तो अब ये जो डी एस बाई डी टी है, डी एस इज द डिस्टेंस। आर्क मतलब क्या होता है, जैसे अगर ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है तो इसको हमने एस ले लिया, बहुत छोटी सी डिस्टेंस। क्योंकि ये डिफ्रेंशिएशन जब हम यूज कर रहे होते हैं तो बहुत छोटी छोटी वैल्यू को लेके चलते हैं। तो हमारे लिए एस जो है वो एक लीनियर डिस्टेंस है। आप कहोगे सर ये एस जो है ये तो कर्व्ड है ना भाई। जो आप फॉर्मूला लेते हो डी एक्स बाई डी टी, इसकी वैल्यू क्या लिखते हो? वी। डी एक्स बाई डी टी को आप वी लिखते हो। और कैसे इसका होता है हिसाब किताब कि आपका कोई ऑब्जेक्ट है, सीधी रेखा में चल रहा है, तो किसी पॉइंट x1 से किसी पॉइंट x2 तक चला। मान लो x1 x2 बहुत छोटी डिस्टेंस है, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1, इसको हम डेल्टा x कहें। अगर ये बहुत कम है तो इसको हम कह देंगे dx। तो x1 x2 बहुत कम दूरी चला है, दोनों गैप बहुत कम है, तो उस गैप को हम dx कहेंगे। और कितने समय में इसने किया है? बहुत कम समय में किया है, तो उसको हम dt कहेंगे। तो dx बाई dt को आप कह दोगे वेलोसिटी। तो यहाँ पर कैसा डिस्प्लेसमेंट होता है? ये स्ट्रेट लाइन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बिल्कुल सीधा जा रहा है। आप कहोगे कि सर यहाँ s जो है वो तो कर्व्ड होता है। भाई अगर ये सर्किल है, सोचिए सर्किल है, सर्किल में एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, और ये जो डिस्टेंस है ये s है। तो अगर इसको अलग से देखोगे तो ये डिस्टेंस कैसी है? ऐसे। देखो इसमें कर्वेचर, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये बिल्कुल सीधी दूरी नहीं है। s जो है वो कर्व्ड है। तो अब किसी कर्व्ड पाथ का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन क्या होगा? क्या इसको हम लीनियर वेलोसिटी कह सकते हैं? भाई कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी तो एक स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है। फिर हम कहेंगे देखो भाई यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सी बात हम कहते हैं, अगर हम इस चीज़ को छोटा कर दें, अगर इसको छोटा कर दें और आप सोचो मान लो सिर्फ इतना किया आपने, ये सिर्फ इतनी दूरी ली, तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप किसी गोल चीज़ का, एक गोल पाथ है, इसका बहुत छोटा सा गैप लो, बहुत छोटा सा गैप लोगे, तो इस गैप को अगर आप जूम करके देखोगे इस गैप को, तो ये गैप बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई पड़ेगा, सीधी लाइन दिखाई पड़ेगी। हमेशा आप एक छोटा सा गैप इस तरह से मान सकते हो। आई होप यू गेट द लॉजिक। तो अब चूंकि हमने बहुत थोड़ा सा गैप लिया है, तो थोड़े से गैप में हमारा जो एस है ये अब कर्व्ड नहीं है, ये अब एक कर्व्ड हिस्सा नहीं है। नाउ इट इज समथिंग विच इज स्ट्रेट, स्ट्रेट है। तो इसका मतलब एस जो है अब वो कर्व्ड नहीं है, वो एक स्ट्रेट चीज़ है। और उसका टाइम के साथ डिफरेंशिएशन लोगे तो उसको हम उस पर्टिकुलर टाइम का लीनियर वेलोसिटी कह सकते हैं। तो जो dx बाई dt लीनियर वेलोसिटी होती है, जहां हम कहते हैं x इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन का डिस्प्लेसमेंट, वैसे हम ds बाई dt को उस पर्टिकुलर छोटे से टाइम इंटरवल या इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए लीनियर वेलोसिटी कह सकते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या आएगा? इस जगह से फार्मूला आ जाएगा v बराबर r और d थीटा बाई dt क्या होगा? ओमेगा। सो दिस इज द रिलेशन। ये रिलेशन ये बता रहा है कि v r ओमेगा के बराबर होता है। ये बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, लेकिन इस सिंपल से फार्मूले में फिजिक्स के बड़े ही गूढ़ नियम लग रहे हैं। पहला गूढ़ नियम ये है कि यहाँ पर जो v है और जो ओमेगा है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, दिस आर नॉट द एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। यहाँ पर इसी इंस्टेंटेनियस वर्ड की इंपॉर्टेंस की वजह से हमेशा v जो होगा, लीनियर वेलोसिटी जो होगा, वो सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल होगा। उसके बाद फिर हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि एक्चुअल में जो आर्क होता है, जब आप इस फार्मूले से आप v बराबर r ओमेगा प्रूफ करते हो, तो इस फार्मूले में जो s होता है, जो कि एक कर्व्ड पाथ होना चाहिए, क्योंकि आर्क कहते हैं। आर्क मतलब क्या होता है? आर्क मतलब जो कुछ मुड़ा हुआ हो, जिसमें कुछ गोलाई हो।
तो आर्क को जब टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो उसका कर्वेचर क्या होगा, उसका कर्वेचर क्या हम नहीं मानेंगे? हम कहेंगे बिल्कुल मानना चाहिए। अगर आप कहो कि कर्वेचर कोई मतलब नहीं होता, तो एक मैथमेटिक्स में ब्रांच है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। उस डिफरेंशियल ज्योमेट्री में सेरेट फेरेट फार्मूला है। वो सेरेट फेरेट फार्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर, इवोल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें हैं डिफरेंशियल कैलकुलस की जो इसी पे काम करता है। तो हम ऐसे नहीं है कि किसी भी मुड़ी हुई चीज़ को स्ट्रेट मान लें, उसके लिए हमारे पास लॉजिक होना चाहिए। तो लॉजिक हमने ये कहा क्योंकि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, हम बहुत थोड़े से समय अंतराल की बात कर रहे हैं। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, जो बहुत थोड़े टाइम इंटरवल में डिफाइन करने वाली वेलोसिटी है, अगर उसको हम उस गोल पाथ पे मानेंगे, तो अगर हम इस आर्क पर एक छोटा सा पार्ट मानेंगे तो पार्ट में आर्क का वो कर्वेचर नहीं दिखेगा, दैट पार्ट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो उस हिसाब से ds बाई डी टी वी हो जाएगा। तो v बराबर r डी थीटा बाई डी टी ओमेगा। तो v बराबर r ओमेगा, ये फार्मूला हमारे सामने आ गया। अब इस फार्मूले का यूज क्या होता है जरा देख लेते हैं, इसका यूज क्या होता है। इसके यूज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इवन अगर यूज ना भी करें, यूज हम अगले वीडियो के लिए रखते हैं, उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कुछ एनिमेशन भी देखेंगे। अभी आप देखो, अगर v बराबर r ओमेगा आ चुका है, तो अब आप यहाँ पर ऐसे कह सकते हो कि चलो अब इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो अगर हम इसको कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, तो आप कहोगे इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफ्रेंशिएट करें इक्वेशन नंबर 1 को, फिर से डिफ्रेंशिएट करिए, तो ये हो जाएगा dv बाई डी टी, आर तो कांस्टेंट है, एक बार फिर से रहेगा, और डी ओमेगा बाई डी टी। और हमने देखा है कि dv बाई डी टी जो होता है वो होता है लीनियर एक्सेलरेशन, r, और डी ओमेगा बाई डी टी जो होता है वो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये दो बहुत ही बढ़िया से फार्मूले हमारे सामने आ गए हैं। एक फार्मूला ये कहता है कि वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी आपस में r के थ्रू जुड़े हुए हैं, r इज द रेडियस। ऐसे ही देख रहा है कि लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन r के थ्रू जुड़े हुए हैं। और ये जो r का जुड़ना है, r का होना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी वैल्यू, इसका मतलब क्या है। जरा सोचो इस बात को। चलो हम फार्मूला नंबर 1 की बात करते हैं। जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि घूम रहा है, ये घूम रहा है ऑब्जेक्ट। एंगुलर वेलोसिटी कंसेप्ट हमने पढ़ा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा होता है, तो चाहे आप कोई पॉइंट यहाँ लो, चाहे कोई पॉइंट यहाँ लो, चाहे कोई पॉइंट यहाँ लो, चाहे कोई पॉइंट यहाँ लो, हर पर्टिकुलर पॉइंट का ओमेगा सेम होता है। एक रोटेट करता हुआ ऑब्जेक्ट जो है, एक किसी एक्सिस के अबाउट घूमता हुआ जो ऑब्जेक्ट है, उसका ओमेगा हर पॉइंट पर सेम होगा। ऐसा नहीं कि उसके इस हिस्से का ओमेगा कुछ और होगा, इस हिस्से का ओमेगा कुछ और होगा। ये रिजिड बॉडी कॉन्सेप्ट है। तो आप कहोगे कि सर क्या ऐसा कहीं नहीं होता? क्या ऐसा कोई दुनिया में ऑब्जेक्ट नहीं है जो घूम रहा हो, उसके अलग अलग हिस्सों का ओमेगा अलग हो? हम कहेंगे नहीं, होता है। तूफान, कभी डिस्कवरी चैनल वगैरह आते हैं, उसकी डॉक्यूमेंट्री है। जरा टॉर्नेडो, जो वो क्या कहते हैं, चक्रवात जो होते हैं ना, टाइफून, उनकी जरा वो देखो, उनकी वीडियो देखो, तो वहाँ देखोगे कि हवा जो है वो गोल गोल घूम रही होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, जो हवा गोल गोल घूम रही होती है, तो उसमें जो कहते हैं वो जो तूफान, जो चक्रवात होता है, उस चक्रवात के केंद्र जो होगा, वो घूमते हुए जो पूरा बादलों केंद्र होता है, वहाँ वेलोसिटी 0 होती है, वहाँ पर वेलोसिटी कम होती है। लेकिन जो जैसे जैसे हम चक्रवात के दूर की तरफ जाते हैं, उस हिस्से की वेलोसिटी ज़्यादा होती है। तो चक्रवात जो होता है वो जब घूम रहा होता है, बादलों, जो हवा का पूरा घुमाव हो रहा होता है, उसमें अलग अलग हिस्सों की डेंसिटी भी अलग अलग होती है, और अलग अलग हिस्सों का जो वेलोसिटी वो भी अलग अलग होती है। इसीलिए क्या होता है, जो चक्रवात होते हैं ना, बड़े 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 होते हैं। अभी पीछे जब चक्रवात आए थे, बहुत सारे, हम भारत से भी टकराए थे, विदेशों से टकराए थे, तो उसमें क्या हो रहा होता है, एक चीज़ देखो, जैसे एक चक्रवात है इस तरह से, चक्रवात बहुत बड़ा है, इस तरह से चक्रवात, ये यहाँ डेंसिटी है, इसका एक बीच वाला हिस्सा है, बीच वाले हिस्से जहाँ ओमेगा लगभग 0 है, यहाँ पर ओमेगा बहुत हाई है। ओमेगा हाई होने की वजह से यहाँ मतलब 400 किलोमीटर की स्पीड से हवा चल रही है, यहाँ पर भी 400 किलोमीटर की स्पीड से हवा चल रही है। तो अब जैसे आपका शहर है, तो जब ये चक्रवात आपके शहर से टकराएगा, तो शहर को 400 किलोमीटर की हवाएं महसूस होंगी। भयानक जो टकराता है, जो कहते हैं ना चक्रवात टकराने वाला है, तो क्यों हम डर रहे होते हैं चक्रवात टकराने से? क्योंकि जब चक्रवात टकराता है तो सबसे ज़्यादा हवाओं का उस पर इम्पैक्ट वहीं टकराने के दौरान होता है, उसकी जो सरफेस, जो पेरीमीटर होता है, उससे होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये चक्रवात आपके शहर के ऊपर से गुजरता है। जब चक्रवात शहर से गुजरता है तो पहले 400 किलोमीटर की हवाएं टकराती हैं, फिर कम, एक समय ऐसा होता है कि ये जो पूरा चक्रवात है, इसकी आई जो है वो आपके शहर पे आ जाती है।
तो जब आई आपके शहर पे आती है तो आपको हवाएं महसूस नहीं होती, बादल साफ दिखते हैं। तो लोग क्या करते हैं, गलतियां क्या करते हैं, घर से बाहर निकल आते हैं। अब ये आई जो होती है ये भी बहुत किलोमीटर लंबी होती है और कई घंटे की होती है, 3 घंटे 4 घंटे की। तो 3-4 घंटे के लिए शहर को ऐसा लगता है कि मौसम तो खुशनुमा हो गया है, हवाएं भी रुक चुकी हैं, तूफान से हम निकल चुके हैं। और वो लोगों घर से बाहर निकल आते हैं, घर से दूर चले जाते हैं उन 3-4 घंटों में कि भाई चक्रवात आया, लाओ कुछ सामान खरीद लें, जो भी वजह से मतलब रोमांच के लिए। लेकिन ये चक्रवात चल रहा होता है, जब ये चक्रवात आगे बढ़ता है तो फिर से ये हवाएं हैं, ये शहर की जब आई यहाँ पहुँच गई तो हवाएं यहाँ पहुँची, और फिर आगे बढ़ा तो ये बढ़ी हुई हवाएं यहाँ पे आई, और फिर से जो चक्रवात का ये वाला हिस्सा है वो फिर शहर पे टकराएगा, और फिर वो 400 किलोमीटर की हवाएं आपको झेलनी पड़ेंगी। तो इसलिए क्या होता है, जब चक्रवात गुजरता है तो तुरंत अलार्म सिस्टम, वार्निंग सिस्टम वहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं, जो कहते हैं कि इस समय इस चक्रवात की आई जो है वो हमारे शहर पे है, हमें बहुत सावधान रहना है, क्योंकि जब ये आई हमसे गुजर जाएगी तो हमें फिर से उतनी ही भयानक हवाओं का फिर से सामना करना पड़ेगा। इसलिए जब तक पूरा का पूरा तूफान ना गुजर जाए कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकले। वहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग हिस्सों की अलग अलग होती है, लेकिन रिजिड बॉडी चूंकि हम ले रहे हैं तो रिजिड बॉडी में क्या होता है, हर हिस्से का एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है। तो अब जरा इस फॉर्मूले की बात सुनो, v है, r है, ओमेगा है, ये हो गया फिक्स, ठीक है। अगर आपने r फिक्स कर दिया तो इसका मतलब है वेलोसिटी भी वहाँ पर फिक्स हो जाएगी। तो इसका मतलब समझो क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं, ये इस प्लेटफॉर्म पे हैं, या अब यहाँ पे मान लो कील है, अब ये ऑब्जेक्ट जो है इस कील के अबाउट घूम रहा है। अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा कील से सबसे ज़्यादा दूरी पर, तो r सबसे ज़्यादा है, तो जब ये घूमेंगे तो इसको ओमेगा तो फिक्स है लेकिन r ज़्यादा है। तो अब क्या हुआ, सेंटर से इसके दूर होने की वजह से, सेंटर से ऑब्जेक्ट के दूर होने की वजह से क्या होगा, सेंटर के ऑब्जेक्ट से दूर होने की वजह से होना ये है, जैसे ये घूम रहा है, कोई ये सर्किल है, यहाँ एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, आपने यहाँ रखा है, तो इस समय r क्या है, मान लो r की वैल्यू r1 है, तो यहाँ पर v1 कितना होगा, r1 ओमेगा, और चूंकि r ज़्यादा है ओमेगा तो फिक्स रहेगा, तो यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी। चलो वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसको हम थोड़ा बड़े एरो से शो कर रहे हैं। दूसरा केस क्या है, मान लीजिए आपने इस ऑब्जेक्ट को सेंटर से थोड़ा पास रखा, यहाँ नहीं रखा, यहाँ रखा, इस जगह पर रखा, तो यहाँ से इस तरह से घूम रहा है, तो जब यहाँ घूम रहा है तो r कम हो गया। तो अब अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है तो ये जो डिस्टेंस है r2 है, r2 r1 से कम है, तो अगर r2 r1 से कम है, ये r2 है, ओमेगा तो फिक्स है, तो v2 भी कम होगा। तो यहाँ पर अगर होगा तो जो v होगा v2 वो v1 से कम होगा। आपने क्या करा, अगले केस में इस ऑब्जेक्ट को सेंटर के बहुत पास रख दिया, तो सेंटर के बहुत पास रखोगे तो इस ऑब्जेक्ट की जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो और भी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब हम सोचें जब ऑब्जेक्ट यहाँ है तो उसकी जो वेलोसिटी v3 जो है वो और भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो r3 है ये बहुत कम है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होता है तो रोटेट करते हुए ऑब्जेक्ट पर अगर आप दूर हो तो आपको सबसे ज़्यादा लीनियर वेलोसिटी आपको महसूस होगी, और जितना आप एक्सिस के पास होगे उतनी ही कम आपकी लीनियर वेलोसिटी होगी। और अगर आप सेंटर पे ही हो तो सेंटर केस में आपकी उस समय लीनियर वेलोसिटी होगी ही नहीं, एंगुलर वेलोसिटी केवल होगी। आप खाली जैसे एक घूमने वाला स्टूल नहीं होता है, तो घूमने वाला स्टूल बैठे और घूम रहे हो तो वो एक्सेस जो है वो आपसे होके जा रही है, तो आप ऐसा नहीं दूर हो कहीं, तो आप बस खाली अपनी जगह पे घूम रहे हो इस तरह से स्विच स्टूल बैठ करके। देयर इज़ नो लीनियर वेलोसिटी, देयर इज जस्ट आप घूम रहे हो तो सिर्फ आपसे हो करके इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी राइट हैंड थंब रूल से आगे जा रहा है। अच्छा, इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं जितनी जो फन पार्क होते हैं उसमें मैरी गो राउंड होते हैं। मैरी गो राउंड वगैरह में क्या होता है ना, जैसे एक खंबा होता है, उस खंबे के चारों तरफ एक लोहे का बड़ा सा वो होता है, और यहाँ पर कुछ घोड़े जैसे बने होते हैं, इसमें घोड़े टंगे होते हैं, इस तरह के घोड़े टंगे होते हैं। अब बच्चे क्या होते हैं, उसमें बैठते हैं, तो जब ये घूमता है ये पूरा चक्र, तो ये जो घोड़े होते हैं इस पे बैठे हुए लोग भी उसी के साथ घूमते हैं। तो चूंकि ये जो जगह है ये इस खंबे से सबसे ज़्यादा दूरी पर है, इस खंबे सबसे ज़्यादा दूरी है इस जगह की, तो इसलिए इस जगह पे जो भी बैठा होगा
आप चाहे तो उसको यहाँ बैठा दो या एक लोहे की रॉड से एक घोड़े बैठा दो, बैठना कन्वीनियंट होता है। तो उनको सबसे ज़्यादा वी महसूस होगा और उसी का रोमांच होगा। जब वो बहुत ज़्यादा वी महसूस होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो पोल है ये बहुत तेज नहीं घूम रहा है। ये जो लोहे का ये गोल फ्रेम है ये बहुत तेज नहीं घूम रहा है कि ये इससे उड़ के मतलब निकल कहीं उड़ जाए, हेलीकॉप्टर जैसा बन जाए। लेकिन चूंकि आर ज़्यादा है इसीलिए यहाँ के लोगों को बड़ा रोमांच महसूस होता है, उनको बड़ा वी महसूस होता है। वी जो लीनियर वेलोसिटी उनको ज़्यादा महसूस होती है, वही उसका रोमांच है सारा। अगर हम इन घोड़े को यहाँ कर दें, यहाँ भी किया जा सकता है भाई, ऐसा करें जैसे कुछ लोग हैं, कुछ लोग को यहाँ बैठा दिया, थोड़ा मजबूत बनाया, कुछ घोड़े अंदर बैठा दिए इस तरह से। तो जो अंदर बैठे हुए लोग हैं उनको उतना वेलोसिटी महसूस नहीं होगा, तो उनको उतना घूमने का रोमांच नहीं आएगा जितना इस सर्कमफेरेंस पे जो घोड़े पे बैठे हुए लोग हैं उनको आ रहा है। तो आप देख रहे हो फन पार्क हैं जैसी चीज़ें हैं जहाँ पर जो ये झूले वगैरह जो आपने देखे होंगे, आप खुद उसका झूले होंगे, उनके पीछे कितनी बढ़िया फिजिक्स काम कर रही है। कहाँ लगना है, कैसे लगना है, क्या लगना है, इसकी सब के पीछे आप जो रोमांच महसूस कर रहे हैं उसके पीछे की फिजिक्स भी आपको वहाँ पर दिख रही है। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन जो हम लोगों ने आज किया है। और इस तरह के और भी चीज़ें आप सोचिएगा और जो चीज़ें सोचते हैं उनको आप ज़रूर कमेंट में करिएगा ताकि आप सभी लोग अपने अनुभव शेयर कर सकें। और अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप बेहिचक सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम 2 साल की एक बड़ी यात्रा पर हैं, एक ऐसी यात्रा जिसका मकसद है कि अंततोगत्वा आप बेहतर फिजिक्स सीख करके बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ, विषय के साथ, एक मोहब्बत के साथ अपने आईआईटी या अपनी सब या फिर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, उसमें आप आगे जाकर सफल हो। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, बने रहिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।